इस नए एपिसोड के शुरू में एक स्टोर को दिखाया जाता है और ये एक फ़ोन की स्टोर है। वहाँ पर चेन यांग फ़ोन किनने के लिए आया था। तो लड़की है कहता है कि सर यहाँ पर हमारे लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल इक्विपमेंट है। तभी चेन यांग एक फ़ोन को दिखाते हुए कहने लगता है कि कोई इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस फ़ोन को लेने वाला हूँ। और उसके बाद चेन यांग एक फ़ोन को खरीद कर बाहर आ चुका है। तभी चेन यांग के फ़ोन को दिखाया जाता है। जो लू चूरन है उसे कॉल किया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। और लू चूरन की कॉल देखने के बाद जो चेन यांग है वो कहता है कि नहीं, मैं तो कम्प्लीटली भूल चुका था उसके बारे में। और उसके बाद लू चूरन के घर का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद लू चूरन चेन यांग से बात करते हुए कहता है कि चेन यांग, आखिरकार तुम कहाँ पर गए थे? तुमने मेरे किसी भी कॉल का आंसर भी नहीं दिया था। ल्यू चूरन का बात सुनने के बाद जो चेन यांग है वो कहता है कि मेरा जो फ़ोन था वो टूट चुका था, इसकी वजह से मैं अभी नया फ़ोन लेकर आया हूँ। चेन यांग की बातें सुनने के बाद जो ल्यू चूरन है वो कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें आकर पिकअप करता हूँ। और इतना कहने के बाद ल्यू चूरन अपने डेट के पास आ जाता है। और उसके बाद ल्यू चूरन अपने डेट से कहता है कि आप मुझे अपना कार की जो की है वो दे दीजिए, मुझे जाकर अपने क्लासमेट को पिकअप करना होगा। ये सुनने के बाद लू चूरन का डैड अपने कार की को देते हुए कहता है कि और तुमने मेकअप भी किया और तुम ड्राइव भी करोगे खुद से, तुम केयरफुल रखना अपने आप को, एक लड़के के साथ रहोगे अकेले ही। अपने डैड की बातें सुनने के बाद जो लू चूरन है वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कार की लेते हुए कहता है कि वो तो फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए आ रहा है और आप क्या सोच रहे हो? सुनने के बाद लू चूरन का डैड कहने लगता है कि तो सच में वो लड़का अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए आ रहा है। और उसके बाद लू चूरन का डैड अपने मन के अंदर सोचता है और मुझे डर है कि इसे मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता हूँ। और उसके बाद लू चूरन वहाँ से जाते हुए कहता है कि और आप जाकर फैक्ट्री में इंतज़ार करिए और मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद लू चूरन का डैड कहता है कि ठीक है। आधे घंटे के बाद लू फैमिली की फैक्ट्री के सीन दिखाया जाता है और एक कार फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। और पता चलता है वो कार लू चूरन चला रहा है और उस लू चूरन की चलाने की वजह से जो चेन यांग है वहाँ पर घबरा जाता है। और उसके बाद लू चूरन कहता है कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद लू चूरन वहाँ पर फाइनल तरह से गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि सरकार, तुम कैसा एक्सप्रेशन बना रहे हो? क्या मेरा ड्राइविंग इतना ही डरावना है? लू चूरन की बातें सुनने के बाद जो चेन यांग है वहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतना कहने के बाद चेन यांग कार से उतर जाता है। तभी लू चूरन का जो डैड है चेन यांग के पास आते हुए कहता है कि तुम हो मिस्टर चेंग और जो मेरा फैक्ट्री है कुछ थोड़ा सा ही दूर है और तुम्हारा थैंक्स यहाँ पर आने के लिए। उसके बाद चेन यांग लू चूरन के डैड के साथ हैंडशेक करते हुए कहता है कि कल चूरन और मैं मिडिल स्कूल में थे और एक ही क्लासमेट है, आप सिर्फ मुझे ट्रीट करिए यंगर फैमिली मेंबर की तरह। चेन यांग की बातें सुनने के बाद लू चूरन का डैड कहता है कि बिजनेस बिजनेस होता है, हम लोग पार्टनर बनने वाले हैं, इसलिए मैं कैसे तुम्हें फैमिली की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। मिस्टर चेन, चूरन ने तुम्हें ऑलरेडी फैक्ट्री के सिचुएशन के बारे में बता ही दिया होगा, है ना? लू चूरन की डैड की बातें सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि ये सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि उसने मुझे रास्ते में आने के समय ही बता दिया है। अंकल, क्या मुझे पता चल सकता है कि आपको अभी कितने ऑर्डर की ज़रूरत है? और मैं चाहता हूँ कि जो फैक्ट्री है वो स्मूथली चले। चेन यांग की बातें सुनने के बाद लू चूरन का डैड कहने लगता है कि एम्प्लॉय बेजिस प्लस रेंट और रॉ मटेरियल हर महीने 3 लाख के होते हैं और इससे ऑपरेटेड स्टेबल रहेगा। ये सुनने के बाद चेन यांग कहने लगता है कि अगर मैं हर महीने 4 लाख के ऑर्डर दूँ तो आप अपना काम कर पाएंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा। ये सुनने के बाद लू चूरन का डैड जो है वो शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये सही है। सुनने के बाद जो लू चूरन है वो भी शर्माने लगता है। उसके बाद लू चूरन का डैड लू चूरन को वहाँ से साइड में लेकर जाते हुए कहता है कि चेन यांग से मिस्टर चेन, कुछ देर के लिए तुम यहाँ पर इंतजार करो और मुझे लू चूरन से कुछ बातें करनी है। ये सुनने के बाद जो चेन यांग है वो मान जाता है। और उसके बाद चूरन का डैड चूरन को साइड में लेकर आते हुए कहने लगता है कि स्वीट हार्ट, तुम्हारा जो क्लासमेट है ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी चैरिटी के अंदर आया है। लू चूरन का जो डैड है वो शौक होते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम अपने डैड को हेल्प करने के लिए अपनी खूबसूरती का यूज़ किया है ना? अपने डैड की बातें सुनने के बाद लू चूरन वहाँ पर शर्मा जाता है और अपने डैड को वहाँ से धक्का देते हुए कहता है कि डैड, आप किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और उस धक्का की वजह से जो लू चूरन का डैड है वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद लू चूरन का डैड अपने आप को संभाल कर चेन यांग के पास आ जाता है और कहता है कि मिस्टर चेन, क्या आपके पास कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्डर के लिए?
को दिखाया जाता है जो अभी भी वहाँ पर शर्मा रहा है। सुनने के बाद चैन यांग कहने लगता है कि और एक चीज़ ये है कि पैकेज को सिंपल रखना, कोई लोगो देना मत और कोई भी प्रोडक्ट डेट भी नहीं रखना, कोई भी इंग्रेडिएंट लेबल इधर देना मत। क्या कर पाओगे ये? चैन यांग की बातें सुनने के बाद लू चिरेन का जो डैड है वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन अपने प्रोडक्ट को जैसे चाहा है वो रेगुलेशन के बाहर है। ये सुनने के बाद चैन यांग कहता है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद का रास्ता है इसे यूज़ करने के लिए। इसे मार्केट में नहीं बेचा जाएगा। अगर आप हर महीने मेरे लिए इनफ फूड प्रोड्यूस करते हो तो मुझे बस इतना ही चाहिए, हर कोई वैरायटी भी चलेगा। अभी सिर्फ ये मिनिमम है और फ्यूचर ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। ये सुनने के बाद लू चुरेन का डेट शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये सब कुछ सच है? और उसके बाद चैन यांग कहता है कि बिल्कुल, क्या हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है ना? और उसके बाद लू चिरेन के डेट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद लू चिरेन का डेट कुछ पेपर को सामने करते हुए कहता है कि तुम इसे देख लो ज़रा, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई चेंज करना है और ऐड करना है तो फिर बता दो यहाँ पर। सुनने के बाद चैन यांग उस पेपर को लेते हुए कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद चैन यांग वहाँ पर साइन करने लगता है। उसके बाद चैन यांग अपने फ़ोन को बाहर निकालते हुए कहता है कि फिर मैं पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और उसके बाद लू चिरेन के डैड के फ़ोन में जो पेमेंट है वो चला जाता है। उसके बाद लू चिरेन का डैड फ़ोन को चेक करने के बाद कहने शौक होते हुए कहता है कि आखिर तुमने फुल पेमेंट क्यों किया है? और उसके बाद चैन यांग और लू चिरेन का डैड एक साथ अपने हाथ मिलाता है। तभी चैन यांग कहता है कि मैं चुरेन को ट्रस्ट करता हूँ और साथ में अंकल आपको भी। ये सुनने के बाद लू चुरेन का डैड कहता है कि तुम्हारे साथ बिजनेस कर मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गिरे रेड डिस्ट्रिक्ट डी के ऊपर। वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुआ है और सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर बातें कर रहा है वहाँ पर। और उसके बाद चैन यांग और लीलुओ को दिखाया जाता है। तभी लीलुओ कहता है कि बॉस, सभी सर्वाइवर यहाँ पर आ चुके हैं गिरे रेड डिस्ट्रिक्ट डी के। तभी उन भीड़ में से एक बंदा कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बंदा रिलायबल है? और इन सभी लोगों को देखते हुए लगता है कि इन सभी के सभी जो सूखी काली है वो है। तभी वहाँ पर जो औरत है वो कहता है कि कोई फर्क नहीं है वो कौन है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ भी नहीं है खोने के लिए। तभी चैन यांग सभी लोगों के अटेंशन को खुद के ऊपर रहने लगता है। और उसके बाद चैन यांग वहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है कि सभी लोग सुनो, मेरा नाम जो है चैन यांग है और मैं प्लान कर रहा हूँ एक बेस को बिल्ड करने का यहाँ पर रेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अभी से मैं तुम लोगों का बॉस हूँ। चैन यांग के इतना कहने के बाद सभी लोगों को दिखाया जाता है, उन लोगों का कोई भी रिएक्शन नहीं है। ये देखने के बाद चैन यांग अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार ये सभी लोग कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। और इतना सोचने के बाद चैन यांग वहाँ पर जोर से कहने लगता है कि हर कोई, अगर कोई भी मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करता है उन लोगों को रिसीव होगा फूड और सपोर्ट। और मैं ये गारंटी करूँगा तुम लोगों से मैं कोई भी एक भी भूखे नहीं रहेगा फिर कभी। चैन यांग की बातें सुनने के बाद वहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या ये सीरियस है? और उसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि क्या हम जब तक तुम्हारे लोग बनकर रहेंगे क्या हमें फूड की कमी कभी भी नहीं होगा, है ना? उन बंदों की बातें सुनने के बाद चैन यांग अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि बिल्कुल ये सच है और तुम लोग अपना सेंसिटिविटी मुझे दिखाओ। जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों को एक एक कर एग मिलेगा फ्री में। इतना कहने के बाद चैन यांग अपने मन के अंदर सोचता है अब जाकर बात बनी है। चैन यांग की बातें सुनने के बाद सभी जो लोग हैं वो खुश हो जाता है और चैन यांग के नारे लगाने लगता है। और उसके बाद चैन यांग फिर से कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों से ये ज़रूरत है कि मैं तुम लोगों को जो प्लान कहूँगा उसे फॉलो करना और काम करना और गे रेड डिस्ट्रिक्ट डी को एक प्रॉपर बेस में बदल देना। बहुत ही जल्द आसपास के फेंस जो है वो बदल कर सॉलिड कंक्रीट के अंदर बदल जाएंगे। तुम लोग जिस घर में रह रहे हो और रीबिल्ड होगा और क्लीन घर होगा। मैं तुम लोगों को असली लोगों की तरह रहने के लिए बना दूंगा और कोई ग्रे रेड की तरह नहीं। चैन यांग की बातें सुनने के बाद वहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या सच में ये सब कुछ हो सकता है? ये सुनने के बाद चैन यांग कहता है कि मैं तुम लोगों की परेशानियाँ समझ सकता हूँ। अगर कोई भी यहाँ पर साइन इन करना चाहते हो तो फिर एक हफ्ते के जो फूड है वो एडवांस में ही मिलेंगे। तभी लीलो जो है वहाँ पर चैन यांग के नारे लगाने लगता है और लीलो के साथ सभी लोग भी चैन यांग के नारे लगाने लगता है। के बाद चैन यांग कहता है कि मुझे जो कहना था वो कह दिया है, अगर तुम आना चाहते हो फिर लाइन में लग जाओ और रजिस्ट्रेशन कर लो। तभी वहाँ पर एक बंदा हर बारी में कहने लगता है कि मैं आना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद और एक जो लड़की है वहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर पुश मत करना, यहाँ पर लेडी फास्ट है।
उसके बाद सभी लोग लाइन में आ जाता है। तभी वहाँ पर लीलो कहने लगता है कि, और इसका नाम लीलो है और ये 17 साल का है और ये स्मार्ट ब्रेन के बारे में जानता है। लीलो की बात सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि वो असिस्ट कर सकता है अंकल वे को। फिर उसे 25 जीन ऑफ फूड और 6 जीन ऑफ फ्रेश मीट जो है हर महीने मिलेगा उसे। क्या तुम ये एक्सेप्ट करोगे? ये सुनने के बाद ली हुआ खुश हो जाता है और ऊपर मान जाता है। और उसके बाद चेन यंग उस पेपर को ली हुआ को देते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और अगले आ जाओ। और उसके बाद वहाँ पर दूसरा हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है और कहता है कि बॉस, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ। अभी ली लो उसके बारे में बताता है। वो जान क्यूआई है और वो 24 साल का है और टायर 1 का इन्वेंसर है। ये सुनने के बाद चेन यंग उसके शरीर को चेक करते हुए कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, सॉलिड फाउंडेशन है और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। तुम्हें 40 जीन ऑफ फूड और 12 फ्रेश मीट मिलेगा हर महीने। क्या यह काफ़ी है? ये सुनने के बाद जेंग कुआई कहता है कि हाँ, बहुत ही काफ़ी है मेरे लिए ये। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही बड़ा सा लाइन है। और उसके बाद चेन यंग और लीलुओ खुश हो जाता है। तभी लीलुओ कहता है कि वो सभी सर्वाइवर जो है वो साइन कर चुका है। ये सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि फाइनली ये खत्म हो चुका है। और उसके बाद चेन यंग लीलुओ से कहता है कि अभी सभी लोगों को मैंने ले लिया है, क्या मुझे तुम टैक्स के बारे में बता सकते हो? ये सुनने के बाद लीलुओ मान जाता है। और उसके बाद ग्रे रेड टाउन और ग्रे रेड डिस्ट्रिक्ट डी की मैप को दिखाया जाता है। तभी लीलुओ कहता है कि हर 3 महीने के अंदर जो ग्रे रेड टाउन है वो कलेक्ट करता है फूड हर एक साबोनेट सेटलमेंट से। ये सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि क्या वो लोग फूड कलेक्ट कर रहा है या पर जो लोग है वो आधे ही भूख से मर रहा है? क्या उन लोगों को डर नहीं लगता है कि तुम लोग भाग जाओगे? चेन यंग की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि पूरा वर्ल्ड ऐसा ही है, हम भागकर कहाँ जाएंगे? एक फिक्स सेटलमेंट के अंदर हम तो जैसे तैसे सरवाइव कर रहते हैं लेकिन जंगल के अंदर पूरी तरह से एक मौत है। तुम लोगों में से कुछ तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या तुम लोग फाइट बैक के बारे में नहीं सोचते? चेन यंग की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि ग्रे रेड टाउन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर हाई टायर के इन्वेंसर जो है वो मौजूद है स्क्वाड। उन लोगों के खिलाफ हम लोग एक भी चार्ज नहीं ले सकते, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। जो रूलर है वो कंट्रोल करता है फूड को सेटलमेंट के अंदर और वो लोग इसलिए डरते हैं कि हम लोग पोषण के बदले फूड को या ट्रेड ना कर ले। ये सुनने के बाद चेन यंग कहने लगता है कि तो इसलिए ग्रे रेड टाउन या इस सेटलमेंट के इस स्ट्रेंथ को कम करना चाहते हैं। तो जितना फूड हमारे पास होगा उतना ही हमसे टैक्स वसूल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा सामना अभी या बाद में ग्रे रेड टाउन के रूलर्स के साथ होगा। इसके वजह से हमें इन्वेस्टमेंट पोर्शन को खरीदने का जो स्पीड है और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। हमें अगले टैक्स जमा करने से पहले हमारे जो स्ट्रेंथ है और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये सुनने के बाद जो लीलो है वो कहता है कि मैं समझ गया। और उसके बाद फिर से चेन यंग कहने लगता है कि अगला टैक्स आने से पहले हम लोगों के जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना होगा। चेन यंग के इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट के ऊपर। पता चलता है चेन यंग जो है डीजिंग एयरपोर्ट के अंदर है। उसके बाद चेन यंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं परेशान हूँ कि जो डेंडेन है कैसे कंपनी को हैंडल कर रहा है। और उसके बाद डेंडेन को दिखाया जाता है जो चेन यंग को आवाज़ देने लगा है। और उसके बाद डेंडेन कहता है कि चेन यंग मैं यहाँ पर हूँ। डेंडेन को देखने के बाद जो चेन यंग है वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे खुद लेने के लिए क्यों आए हो? ये सुनने के बाद डेंडेन कहता है कि क्योंकि तुम एक बड़े से बॉस हो इसलिए मैं एक बेचारा कॉर्पोरेटर कर्मचारी हूँ। अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा तो फिर तुम्हें कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है? डेंडेन की बातें सुनने के बाद चेन यंग की फेस का कलर ही उड़ जाता है और कहता है कि तुमने तो सही कहा है। और उसके बाद डेंडेन चेन यंग को एक बिल्डिंग के पास लेकर आ जाता है और कहता है कि ये वही जगह है। और उस बिल्डिंग को देखने के बाद चेन यंग कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है देखने से और ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। और चेन यंग की बातें सुनने के बाद डेंडेन कहता है कि मैंने खुद से इसे चॉइस किया है। और उसके बाद डेंडेन चेन यंग को ऑफिस में लेकर जाते हुए कहता है कि दोनों तरफ के जो ऑफिस है वो रेगुलर स्टाफ के लिए है और आपका जो ऑफिस है वो आखिर में है। कहने के बाद जो डेंडेन है एक ऑफिस को खोलता है और उस ऑफिस रूम को चेन यंग को दिखाते हुए कहता है कि तुम इस ऑफिस रूम के बारे में क्या सोचते हो? और उस ऑफिस रूम को देखने के बाद चेन यंग कहता है कि बहुत ही अच्छा, मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ। और उसके बाद चेन यंग अपने सोफे में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि रिक्वायरमेंट जो है वो कैसा चल रहा है।
चेन की बातें सुनने के बाद डेंडेन कहता है कि फाइनेंस और लीगल जो है ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और जो बाकी जो डिपार्टमेंट है वो अभी भी प्रोसेस के अंदर है। क्या तुम अभी करंट स्टाफ के साथ एक होल्ड मीटिंग करना चाहोगे? ये सुनने के बाद चेन कहता है कि डेंडेन की बातें सुनने के बाद चेन कहता है कि भूल जाओ, अगर मेरे हाथ में एक होता तो फिर मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या करता। चेन की बातें सुनने के बाद डेंडेन कहता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा एक स्टार्टअप बॉस को हैंड ऑफ करने के लिए मैनेजर को एक ही दिन के अंदर। तभी चेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक कंपनी के प्रोडक्ट और आरडी को संभाल लूंगा और बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। चेन की बातें सुनने के बाद डेंडेन फानी तरह से गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें बस मुझे निचोड़ना ही आता है। और उसके बाद चेन कहता है कि मैं बस समय से पहले तुम्हारे स्किल को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद चेन डेंडेन के शेर को सहलाते हुए कहता है कि बाद में जो कंपनी है बहुत ही बड़ा होगा, तुम्हें मजबूत होना होगा मेरे राइट हैंड वुमेन बनने के लिए। और चेन की बातें सुनने के बाद और उसके हाथ को अपने सिर पर देखने के बाद जो डेंडेन है वहाँ पर शर्माने लगता है। और उसके बाद डेंडेन कहने लगता है कि तो मुझे सच में नहीं पता है कि तुम्हारा जो ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है, बस कंपनी को बर्बाद मत कर देना। और उसके बाद जो चेन है वो अपने मन के अंदर सोचता है वेस्टलैंड का जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे बैकअप देगा और वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना सोचने के बाद चेन डेंडेन से कहता है कि खैर आखिरकार जो गेम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है वो कैसा चल रहा है। ये सुनने के बाद डेंडेन एक फाइल को दिखाते हुए कहता है कि तो ज़्यादातर चीज़ है वो सेटल हो चुका है और सभी स्टैंडर्ड रेवेन्यू शेयर टर्म्स जो है इस कॉन्ट्रैक्ट फाइल के अंदर है। उसके बाद उस फाइल को चेन को दे देता है और कहता है कि ये सेल्फ रन ऐप स्टोर फ्रॉम जो फोन ब्रांड जो है रिक्वायर प्रोडक्ट रिव्यू है, ये जो है ज़्यादा लंबा समय ले रहा है। लेकिन डेंडेन की बातें सुनने के बाद चेन कहता है कि लेकिन क्या। उसके बाद डेंडेन कहता है कि फ्रूट फोन स्टोर के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। डेंडेन की बातें सुनने के बाद चेन कहता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। और उसके बाद डेंडेन कहने लगता है कि उन लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है वो हिंट दिया है कि पहले कुछ बेनिफिट जो है उसे ऑफर करना होगा, वरना हमें हमेशा के लिए या रिव्यू लाइन के अंदर इंतज़ार करना होगा। ये सुनने के बाद चेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस तरह की रिश्वत एग्री नहीं करूँगा। उसके बाद डेंडेन कहता है कि लेकिन जो फ्रूट फ़ोन है उसके पास हाउस मार्केट शेयर है, अगर हमारा ऐप उनके स्टोर पर लॉन्च नहीं होता है तो फिर हम जो है बहुत सारे यूज़र खो देंगे। डेंडेन की बातें सुनने के बाद चेन कहता है कि फिक्र मत करो, प्रोडक्ट जो है अपने आप ही साबित कर देगा। इतना कहने के बाद चेन अपने मन के अंदर सोचता है अभी या बाद में वो लोग भीख मांगेंगे अपने स्टोर में ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद डेंडेन कहता है कि ठीक है तुम बॉस हो, तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद चेन वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर हटने लगता है। और उसके बाद चेन वापस जाकर अपने चेयर में बैठ जाता है। और उसके बाद चेन अपने मन के अंदर सोचता है अगर मैं अपने डेवलप कर लूँ फ़ोन ब्रांड को, उसके बाद मैं शेयर मार्केट को जीत लूँगा, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा मैं दूसरे के गेम के सेल से कुछ हिस्सा ले सकता हूँ? अभी इतना दूर के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा। इतना सोचने के बाद चेन वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है किसी और चेन वहाँ से जाते जाते सोचने लगता है कि ये बेटर होगा कि मैं घर चला जाऊँ पहले। और चेन के जाने के समय एक लड़की को दिखाया जाता है जो अंदर जा रहा है। जो लड़की है सीधा जाकर चेन से टकराता है, इसके वजह से चेन कंफ्यूज हो जाता है और पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं, ये है फेंगजिया है। और फेंगजिया जो है चेन को भी देख लेता है और ये फेंगजिया चेन का एक्स गर्लफ्रेंड है। उसके बाद फेंगजिया कहने लगता है कि क्या कोइंसिडेंस है और तुम्हारा गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर जो चेन है पहले तो कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद अपने मन के अंदर सोचता है और सही है जो जियांग जिंगलोंग जो है वो कहाँ होगा, इसे जो सुहा है वो मेरा गर्लफ्रेंड है। इतना सोचने के बाद जो चेन है फेंगजिया से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेन की बातें सुनने के बाद फेंगजिया कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए। फेंगजिया वहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि मैं अपना जो जॉब है वो चेंज करना चाहता हूँ। सुनने के बाद जो चेन है वो अपना फेस बुरा बना लेता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है, वो मेरा कंपनी में आना चाहता है। उसके बाद चेन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं देख रहा हूँ और मैं विश करता हूँ कि तुम सक्सेस हो। तो यहाँ से जाते हुए देखकर जो फेंगजिया है वो चेन को रोकने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद चेन वहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या यहाँ पर कुछ है जो मुझे कहना चाहते हो। चेन की बातें सुनने के बाद जो फेंगजिया है वहाँ पर कुछ कहने की ट्राई कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है उसके मुंह से। और उसके बाद फेंगजिया वहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि
पिछले हफ्ते जो जिंग लोंग है वो इनवाइट कर रहा है क्लासमेट को जो डीजिंग में रह रहा है, क्या तुम वहाँ पर आओगे? मैं इनवाइट करना चाहता हूँ तुम्हें। ये सुनने की बाद चेन यांग कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ? ये सुनने के बाद फेंग जिया कहता है कि जिनके अंदर बहुत सारे जो क्लासमेट है वो रहता है, अगर हम संपर्क में रहेंगे तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि ठीक है, मैं अपने टाइम में आ जाऊँगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेस्ट लेन के ऊपर। बहुत सारे जो लोग हैं वो काम कर रहा है वहाँ पर एक साथ मिलकर। वहाँ पर चेन यांग आ जाता है और चेन यांग को देखने के बाद सभी लोग चेन यांग को हेलो कर रहा है। और उसके बाद चेन यांग जेंग कुए के पास आ जाता है और कहता है कि फिर कैसा चल रहा है प्रोग्रेस डिफेंसिव फोर्टिस का। सुनने के बाद जेंग कुए कहता है कि ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है, जो सभी लोग हैं उनका जो पेड़ है वो भरा हुआ है, इसलिए सभी लोग हार्ड वर्क कर रहा है। कुछ दिनों में जो पैरामीटर है वो क्लोज हो जाएगा। ऑर्डिनरी म्यूटेंट मॉन्स्टर जो है और कभी भी इंटर नहीं कर पाएंगे बेस के अंदर। और उसके बाद चेन यांग कहने लगता है कि ये म्यूटेंट के अगेंस्ट डिफेंस कर सकता है और ये इफेक्ट कैसा होगा ह्यूमन इनेसर के आगे। चेन यांग की बातें सुनने के बाद जेन क्यूआई कहता है कि अगर ह्यूमन के डिफेंस के अगेंस्ट कहा जाए तो ये बहुत ही बेकार है। आफ्टर ऑल जो ह्यूमन है उसके पास ब्रेन है, इसलिए जो नॉर्मल ट्रैप है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। सुनने के बाद जो चेन यांग है अपने मन में सोचता है, लगता है कि हमें हमारे हथियार जो है और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना होगा। फिर झेंगकुए के जो नज़र है किसी और चला जाता है। उसके बाद झेंगकुए चेन यांग से कहता है कि बॉस देखो ज़रा, जो लीलू है वो आ चुका है वापस। उसके बाद लीलू कहता है कि बॉस मैं आ चुका हूँ। जो लीलू है वहाँ पर जंप करके चेन यांग को हैक करने के लिए आ जाता है और ये देखकर जो चेन यांग है वो कैसा है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। लीलू अपने बैग को खोलते हुए कहता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट सीरम के बारे में पूछा तो वो सभी कुछ यहीं पर है। सभी लोगों को टायर 4 के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। ये सुनने के बाद जो चेन यांग है वो कहता है कि एक साथ बहुत सारे सीरम को ट्रेडिंग करने के बाद जो डॉक्टर एसोसिएशन है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया है। वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग एक साल के जो ट्रेडिंग है एक साथ उन लोगों के साथ किया दिया है, इसलिए वो लोग बहुत ही खुश है। सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि बहुत ही अच्छा है, अरेंज कर लो सभी को इंजेक्ट करने के लिए अभी। ये सुनने के बाद लीलू कहता है कि सीरम को इंजेक्शन करने के बाद हमारे जो फूड कंजप्शन है वो डबल हो जाएगा, क्या ये सब कुछ ठीक है ऐसे ही? ये सुनने के बाद चेन यांग लीलू के शेर को सहलाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हमारे पास फूड की कोई कमी नहीं है, मेरे पास और भी ज़्यादा वेराइटीज फ्लेवर भी है। सुनने के बाद लीलू खुश हो जाता है और कहता है कि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से खाना चाहता हूँ। और उसके बाद चेन यांग से या लीलू से कहता है कि तुम निश्चित रहो, मैं पहले तुम्हें हर किसी वेराइटीज़ का जो टेस्ट है वो पहले सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद लीलू चेन यांग के जो आसपास जो है घूमने लगता है और कहता है कि बॉस तुम बहुत ही बेस्ट हो। और उसके बाद लीलू चेन यांग से कहता है कि यार बॉस, यहाँ पर और एक न्यूज़ है। फैक्ट ये है कि हम लोग एक्सचेंज किया है बहुत सारे जो फूड है मैसिव अमाउंट के अंदर सप्लाईज के लिए, और ये जो रूमर्स है ऑलरेडी फैल चुका है दूसरी ओर। हालांकि हम लोग एक्सचेंज के लिए लोग और जगह को बदला है, इसलिए हम फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है, तरह की चीज़ें अनअवेलेबल है। और इसी वजह से हमें इनेसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे पास जो पावर है वो बढ़ाना होगा, जितना जल्द हो सके उतना जल्द। इसमें सीरम इंजेक्ट करने के बाद याद रखना हर किसी के एक हफ्ते की जो सैलरी है वो एडजस्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद लीलू कहता है कि ठीक है, मैं रिकैलकुलेट करने के बाद रिपोर्ट करूंगा तुम्हें अमाउंट को। और उसके बाद चेन यांग कहता है कि और एक बात, से कुछ लोगों को या इकट्ठा कर उन लोगों को ग्रे रेड टाउन में स्पाई बनाने के लिए भेज दो। ये सुनने के बाद लीलू कहता है कि मैं समझ गया, इसके वजह से हम लोग उन लोगों के मूवमेंट को जान पाएंगे। और उसके बाद चेन यांग कहता है कि सिर्फ यही तक नहीं है, ज़रूर फाइंड आउट करना होगा एडवांस में ही उन लोग जो ग्रे रेड टाउन के जो रूलर्स है उनके हाथों पर क्या हिडन कार्ड है। खुद को और हमारे एनिमी को जानने के बाद ही बैटल में विक्ट्री मिल सकता है। और उसके बाद लीलू कहता है कि मैं समझ के मैं जाकर अरेंजमेंट को तैयार करता हूँ अभी। बाय द वे बॉस, अंकल वो ने मुझे कहा है कि प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो पहले ही कर चुके हैं, क्या आप जाकर वहाँ पर कंफर्म करना चाहते हो? ये सुनने के बाद चेन यांग खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली ख़त्म हो चुका है, तो फिर ठीक है, मैं वहाँ पर अभी ही जा रहा हूँ।